हमारी मिक्स बैग सीरीज़। तो मिक्स बैग सीरीज़ का मतलब क्या कि ग्रैंड टेस्ट जितने भी होते हैं ना मेरे पास, तो मैं उनको क्लब करती रहती हूँ जो भी मेरे गलत होते हैं। एंड मेरे जो गलत होते हैं ना वो सारे हाई यील्ड वाले ही होते हैं, वो आपके भी गलत हो सकते हैं, तो आपको वो पक्का से बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो अब बैगर सोर्सेज के अंदर हमारा क्या होता है, बैगर सोर्सेज किस चीज़ से होता है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन ग ठीक है, 20% को मॉइस्चर को लेस कर दो एंड साथ में 2% प्रोपेनोइक एसिड भी डाल सकते हो, तो 2 आपको याद रखना है मेनली। एंड फिर आता है हमारा एफ्लाटॉक्सिन्स जो कि पीनट्स के कारण होता है, उसमें 10% मॉइस्चर को कम कर दो। मतलब हमारा जो पीनट्स होते हैं ना उसके ऊपर अगर कुछ वाइट वाइट आ गया ना तो डू नॉट ईट इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है हमारा, एंड एक होता है इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स सबसे पहले होते हैं, देखो सीधा सीधा सा नाम है, तो 1A रिसेप्टर आएगा, 1A मतलब हमारी जो नर्व होती है ना वो 1A होगी, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। ठीक है, मोनोसिनेप्टिक होता है। अब जो इन्वर्स स्ट्रेच है वो गोल्गी टेंडन बोलते हैं, कुछ भी टेंशन होती है ना उसके कारण होता है। एंड 1B हो जाएगा, रिलैक्सेशन कराएगा, डाइसिनेप्टिक होगा। अब इसको समझते हैं होता क्या है। देखो, अगर आपने अचानक से बहुत ज़्यादा अनबियरेबल वेट उठा लिया तो क्या होगा कि वो ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नो वेट ड्रॉप हो जाता है, तो वो कौन कराता है, गोल्गी टेंडन कराता है। इसमें भी एक चेन होता है, एक बैग होता है। तो मैंने कैसे लर्न करा है, अगर आप मूव कर रहे हो तो आप बैग के साथ मूव कर सकते हो, चेन के साथ आप बंध के एक जगह स्टैटिक हो जाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बताया है। फ्लेक्सर विड्रॉल का मतलब क्या, आपको गर्म लगा, आपने होठ तवे पे अपना हाथ रखा तो वो उंगली आप पीछे लोगे और पीछे की तरफ जाओगे, तो फ्लेक्शन होता है एंड देन फिर एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो ये पॉलीसिनेप्टिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारा ओके, हमें ना जो हमारे कंपार्टमेंट्स कैसे बने होते हैं, एक होता है टोटल बॉडी वाटर, उसको ही हम ICF एंड ECF के अंदर डिवाइड करते हैं। ICF मतलब इंट्रासेलुलर, उसको हम नहीं मेज़र कर सकते। ठीक है, तो हम ECF को मेज़र कर लेंगे, फिर हम माइनस वगैरह कर देंगे। तो ECF के अंदर ओवरऑल हमें करना है, तो इनुलिन हो गया, मैनिटोल हो गया, किडनी से रिलेटेड जितने भी हैं हमारे, वो सब हम दे देंगे। टोटल बॉडी वाटर के अंदर वाटर है तो D2O T2O हो जाएगा, आसान हो गया। RBC में यू हैव टू लेबल द RBC और उसके बाद उसको आप मेज़र कर सकते हैं। प्लाज्मा वॉल्यूम होता है इवान ब्लू या फिर आयोडीन। ठीक है, PNH जो होता है हमारा CD55 वगैरह, कॉम्प्लीमेंट्स हमारे कम होते हैं ना, 55 एंड 59 हम लर्न करते हैं। तो उसमें एक हैम टेस्ट करते हैं, हम लर्न तो कर लेते हैं पीगा जीन एंड थ्रोम्बोसिस भी होगा इसके अंदर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, हम सब लर्न कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि होता क्या है। तो हैम टेस्ट में ना A आ रहा है, तो मतलब आपने एसिडिक मीडियम के अंदर रखा ना अगर RBC को, तो वो क्या करेगा, लाइसिस कर जाएगा। बस यही लर्न करना है। हम बहुत सारी NSAIDs लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कैफीन वगैरह होता है, तो वो क्या करता है, हमारी किडनी को ख़राब करता है। कैसे करेगा, वो पेपिलरी नेक्रोसिस करा देगा, साथ में कैल्सिफिकेशन करा देगा। ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन अगर ज़्यादा लेंगे ऑब्वियसली तब। ठीक है, तो इसलिए हम मना करते हैं कि ज़्यादा मत लिया करो। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वाला है हमारा पैराबेसल इंटरमीडिएट। देखो, जब भी बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो कुछ लिखेंगे ना तो वो ऐसे लिखते हैं, पैराबेसल फिर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट तो बीच में आएगा, ये याद हो जाएगा, फिर सुपरफिशियल। ठीक है, पिस देखो OBG जो होता है ना वो थोड़ा पिस्ड ऑफ सब्जेक्ट है, तो PIS हमें लर्न करना है। ठीक है, तो इसी को चेंज कर देंगे। पैराबेसल सेल्स हमारे क्या होते हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, मतलब प्री प्यूबर्टी। ठीक है, एंड पोस्ट मैनापोजल, उनमें पैराबेसल मिलता है। जबकि अगर कोई रिप्रोडक्टिव एज है या फिर पोस्टपार्टम, जस्ट पोस्टपार्टम, ठीक है, अगर कोई रिप्रोडक्टिव में है तो इंटरमीडिएट मिलेगा या सुपरफिशियल मिलेगा। अगर सुपरफिशियल हमारा होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का ES पकड़ना है आपको, एंड वो पिंकी पिंकी होते हैं। एंड जो ब्लू वाले होते हैं हमारे, एकदम ब्लू नहीं, पिंक का ही अल्टरनेटिव वैसे दिखने वाले इंटरमीडिएट, वो प्रोजेस्टेरोन होता है जो सिक्रेटरी फेज में हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप यू विल बी एबल टू डू इट। जस्ट रिमेंबर OBG इज़ थोड़ा सा पिस्ड ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी, अगर आपको कहीं पे भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया विद डिस्पेरेनिया लिखा है, ठीक है, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हमारा एंडोमेट्रियोसिस, और कहीं नहीं मिलता ऐसा। एब्डोमिनल पेन प्लस सर्वाइकल टेंडरनेस होता है, तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकलते हैं। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर हमारा PID हो सकता है। PID अगर है तो आपको किस किट से करना है ट्रीटमेंट पता है, उसको 6th नंबर किट, जो हमारी येलो वाली नहीं थी वो वाली। ठीक है, आई थिंक सो 6th है या 7th है, आई हैव टू चेक, बट जो येलो वाली है ना किट, उससे हमें करना है। मेट्रोनिडाजोल जिसके अंदर हमने ऐड किया था, हमने पूरा अच्छे से लर्न किया था ना। डॉक्सीसाइक्लिन को हम भाव देंगे। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन ऊपर था सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पार्टनर वाला। पार्टनर 3 महीने के पार्टनर ढूंढो, उनको किट 1 से ट्रीटमेंट दो। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो गया। एंडो सर्वाइकल बायोप्सी जो होती है उसमें हम एंडोमेट्राइटिस, देखो क्या होता है, अगर आपने एंडो सर्वाइकल नहीं सॉरी एंडोमेट्रियल की बायोप्सी करी तो आपको एंडोमेट्राइटिस मिलेगा।
साथ में अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या मिल सकता है, हमें मिलता है कॉगवील अपीयरेंस, वेस्ट शेप एंड बीडेड अपीयरेंस मिलेगी। और लेप्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टेजिंग करते हैं जिसको बोलते हैं हम गेन स्मेल स्टेजिंग, ठीक है। तो ऐसे स्मेल आ रही है, ऐसे कुछ लर्न कर सकते हो। पीआईडी के बारे में हम बात कर रहे थे। एचएसजी हमें कब करना होता है, डे 7 to डे 10। एंड यूरोग्राफिन डाई को हम यूज़ करते हैं। देखो यूरिन उसके पास है तो यूरोग्राफिन हो गया, ठीक है। अगर आपको बीडेड अपीयरेंस ऑफ ट्यूब मिल रही है, एचएसजी के ऊपर मिल रही है तो जेनाइटल टीबी के कारण होगा, यूएसजी के अंदर मिल रही है तो पीआईडी के कारण होगा, ठीक है। बायलेटरल पैथोलॉजिकल कॉर्नियल ब्लॉक होता है बिकॉज ऑफ जेनाइटल टीबी, गोल्फ होल, पता नहीं ये सब चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर, याद रखना, ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारे कॉल्पोस्कोपी में हम यूज़ करते हैं, ग्रीन फिल्टर जो होता है उसके अंदर पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारा कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो हमारे डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए हम देते हैं। तो लेस देन 6 वीक के लिए अगर कोई जा रहा है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन दोगे, डॉक्सी में डी आ रहा है तो ओडी देंगे, ठीक है। 1 महीने पहले से शुरू कर देते हैं। मोर देन 6 वीक जा रहा है तो हम स्पेसिफिकली जो हमारा हमें पता है क्विनीन वगैरह फैमिली से, वहाँ से मैफ्लोक्विन दे देंगे, ठीक है। वीकली देना होता है, 1 महीने पहले शुरू करेंगे। S2 के अंदर अगर वाइड फिक्स गैप है और साइनोसिस दी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाइड फिक्स गैप हमें याद रह जाता है, बट साइनोसिस है तो TAPVC, अगर साइनोसिस नहीं है तो ASD के कारण होता है, ये याद रखना है। मेन एनग्राफे पूछते हैं कि कहाँ पर मिलता है, तो अल्नार क्लो हैंड को ही बोलते हैं मेन एन जिराफ, ठीक है। अब देखो कैसे लर्न कर सकते हैं। अल्नार हैंड का हमें पता है कि लिटिल फिंगर इन्वॉल्व होती है, तो नाम में देखो क्या आ रहा है, ग्रिफिन ही पढ़ेंगे इसको, जिराफ। और है कौन सी, हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये क्या है, मतलब हंसना है तुम्हें, ठीक है। मेन एन जिराफ इज अल्नार क्लो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगर वो स्टेबल है पेशेंट तो हम उसको अमायाड्रोम दे सकते हैं, जबकि लिग्नोकेन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, यू कैन गिव दैट ऑल्सो। स्टेबल VT के अंदर प्रोकेनामाइड दो। WPW जो वुल्फ पार्किंसन हमारा सिंड्रोम होता है उसमें फ्लेकेनामाइड दो। मेन ट्रीटमेंट तो उसके अंदर रेडियो एब्लेशन ही रहती है, जबकि, ठीक है। हमारे BNS हमने पढ़े थे, उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है। 74 होता है वो मानहानि के ऊपर होता है, मानहानि नहीं कहते हैं हम। एंड एजोल्ट किया नहीं तो अगर उसने ऑलमोस्ट एजोल्ट, मेंटली एजोल्ट किया, ठीक है, उसको ऐसे धमकियाँ वमकियाँ देके, तो दैट विल बी अंडर 74 BNS। एंड 75 हो गया, उसके बाद एक्चुअल में ही कर दिया। एंड 76 के अंदर यू हैव ट्राइड समवन टू डिसरोप। 77 में हमने 7 को उल्टा करके वॉयरिज्म लर्न किया था। एंड 78 में 7 से 8 बजे बाहर नहीं जाना क्योंकि स्टॉकर्स घूम रहे होते हैं, ये ट्रिक थी। तो इससे बैक में भी लर्न कर सकते हो। 78 पता है आपको, 80 डाउरी हो गया डेथ, ठीक है। तो अब 78 पता है आपको, 78 नहीं बोलेंगे उसको, 7 और 8 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद 77 ईजी हो जाता है। फिर उस 77 से ऊपर वॉयरिज्म, मतलब वॉयरिज्म किसका, डिसरोब्ड का। तो फिर हमें इसलिए बैक में लर्न करना है। 76 पे डिसरोब हो गया, फिर 76 याद है तो 77 क्या हो गया, सेक्शुअल हरासमेंट। 74 के अंदर मेंटली एजोल्ट को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारे BNS, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट के अंदर हमारा है ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह के बारे में। देखो लेस देन 28 वीक का बच्चा होगा तो हम उसको IV देंगे। अगर 28 to 32 होगा तो NG देंगे। एंड 32 to 34 होगा तो हम उसको पलाडी से देंगे। मोर देन 34 वीक के अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग करा देंगे। एंड रूटिंग कब सक्सेसफुली डेवलप्ड हो जाती है, इज़ आर 36 वीक। ये सब हमें लर्न करना है। नेक्स्ट अर्बिन होता है, अर्बिन को सुई बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है, याद रखना है ये स्टेटमेंट। एट्रोपिन जो होता है ना, वो हम किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, आपको पक्का से ये याद होगा कि OP पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के अंदर। तो हमें लर्न करना है हम किसकी खेती कर रहे हैं, मशरूम की कोई खेती करता है नहीं ना, वो तो अपने आप ही उगता है, राइट। इसलिए हमें याद रहेगा। तो हम इन दोनों की ट्रीटमेंट में कौन सा देंगे, एट्रोपिन देंगे। एक होता है हमारी बीमारी नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका, तो ये डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 के अंदर मिलती है। ट्रॉमा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, अल्सरेशन हो जाता है, ये शिन्स के ऊपर होता है। एंड ये पेनलेस होता है। पेनलेस कैसे लर्न करें, डायबिटिक है, डायबिटिक वालों को तो वैसे ही नहीं पेन फील होता ना बेचारों को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस। ऑटो इम्यून पैनक्रेटाइटिस हमारा IgG4 के साथ एसोसिएटेड होता है एंड स्टीरॉइड्स को रिस्पॉन्ड करता है। सोसेज पैनक्रियाज मिलेंगी एंड ये अपने आप ठीक हो जाएगा। 0 इंसिडेंस अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में मिल रहा है तो उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। पूरे वर्ल्ड में हो रहा है तो एरेडिकेशन बोलेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेनर ग्रेडिंग होती है, ब्रेनर ग्रेडिंग पक्का से लर्न होगा। तो उस सेलुलाइटिस वगैरह लिम्फेडिमा में मिल जाती है हमें, ठीक है।
तो पहला इमेजिन करो केस जिसके अंदर पिटिंग एडिमा मिल रहा है, हम बड़े खुश होते हैं ना उसके अंदर ऐसे डिम्पलिंग सा बना के पिटिंग करके, ठीक है, एंड वो अपने आप एलिवेशन पे ख़त्म हो जाता है। ये हमारा एक्चुअली पता है लिम्फ एडिमा इतना ना, कोई अगर एक्सेस काम कर ले चल ले उनके अंदर भी मिलता है, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें भी मिल जाता है, ठीक है, इतना मिल जाता है, लेकिन एलिवेशन पे कम हो रहा है तो इट्स ओके। फिर आता है सेकेंड वाला के अंदर क्या है, नॉन पिटिंग हो गया एंड वो कम भी नहीं हो रहा, तो मतलब खतरनाक है ना, स्टेमर्स बोलेंगे उसको। थर्ड वाले के अंदर हमारे स्किन चेंजेस तक आने लग गए एडिमा के कारण, तो फिर खतरनाक है ये वाली चीज़ भी, तो वो थर्ड ग्रेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक होता है एल्बर्स कॉर्नर, ये स्कोनबर्ग जो होता है ना वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एंड इसको ही हम मार्बल डिसीज़ भी बोलते हैं। एंड ये क्या होता है मार्बल डिसीज़, ये सारा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया ना हमारा, ऑस्टियोपेट्रोसिस होता है ये, सॉरी गलत लिखा हुआ है ऑस्टियोपेट्रोसिस, एक मिनट इसको ठीक ही कर लेती हूँ, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ओके। तो ऑस्टियोपेट्रोसिस के अंदर हमारे क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं कर रहे होते। ऑस्टियोक्लास्ट काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे ज़्यादा के ज़्यादा सारी बोन बची रह जाएगी, तो इसलिए डेंस बट ब्रिटल सी बोन होती है, वो अच्छी बोन नहीं होती। खुश नहीं होना कि हाँ ज़्यादा बोन बन रही है, पता है बोन मैरो कैविटी भी ख़त्म कर देती है, तो फिर अनीमिया वगैरह हो जाता है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। एल्बर्ट कोनबर्ग एंड मार्बल डिसीज़ होते हैं, मार्बल जैसा चट्टान जैसी तुम्हारी टांगें हो जाती हैं बिना होल वगैरह के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा बल्बर एंड एक सूडो बल्बर। देखो हमारा जो फेस होता है ना, हमें याद रखता है कि बेल्स पैल्सी वगैरह के अंदर भी हाफ जो होता है फेस जाएगा पूरा का पूरा हाफ, ठीक है, तो वो जाएगा हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर। लेकिन अगर आपका अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी हुई है 7th की, तो आपका लोअर वाला जाएगा, ठीक है, फ्रंट ऊपर के रह जाता है कि रिंकल वगैरह फोरहेड पे बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अब हमें लर्न करना है सूडो बल्बर एंड बल्बर। तो सूडो बल्बर में क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी होती है, इसका मतलब क्या है, कोर्टेक्स से कुछ आया और उसी में कट लग गया, ठीक है। तो अब ये हमारे ऑब्वियसली सारे वही होते हैं ना अपर मोटर न्यूरॉन में कि रिफ्लेक्सेस वगैरह बढ़ जाएंगे, वही सेम प्रिंसिपल है। एंड बल्बर में लोअर मोटर न्यूरॉन होता है, तो फिर वही सेम प्रिंसिपल है, बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं। देखो डिसआर्थरिया डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया का मतलब क्या होता है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, डिस्फेजिया मतलब खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि गैग रिफ्लेक्स कम हो गया। बट हमें सेम फाइंडिंग मिलती है इन केस ऑफ अपर मोटर एज वेल, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो दोनों में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपके उस लेवल पे हुई है प्रॉब्लम, जो रिफ्लेक्स ना हमारा नॉर्मली या तो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर मिलता ही नहीं है, फिर कम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए अगर ब्रिस्क भी लिखा है ना, ये खेलते हैं इस वर्ड के साथ, अगर ब्रिस्क लिखा है इट मीन्स इट इज़ अ अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली तो मिलता ही नहीं है, फिर कम था, ठीक है। तो ब्रिस्क प्रेजेंट होना मतलब कि एग्रीवेटेड हो गया, तो सूडो बल्बर मिल जाएगा। ऑटो इम्यून हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एड्रीनल इंसफिशिएंसी। एड्रीनल इंसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हमारे एड्रीनल्स जो होते हैं वो काम ही नहीं करे, तो वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, लेकिन हमें कंफर्म भी तो करना पड़ेगा ना कि है कि नहीं है, या क्या पता कि सेंट्रली हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले कोर्टिसोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है, क्योंकि एड्रीनल इंसफिशिएंसी है मतलब हार्मोन सारे कम है, तो हम देखते हैं कि इस टाइम पे तो हार्मोन हमें ज़्यादा मिलना ही चाहिए, और कोर्टिसोल इज़ वेरी इजी टू मेजर। तो हमारा मॉर्निंग के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने देखा हमें लो मिला, हमने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, एक काम करते हैं, अगर मान लो देखते हैं ऊपर वाले लेवल से सिग्नल क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम ACTH को हम मेज़र करेंगे। ACTH को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, कोसिनट्रोपिन देंगे, ठीक है। कोसिनट्रोपिन देने के बाद भी अगर कोर्टिसोल हमारा इंप्रूव नहीं हुआ, देखो या तो हो सकता है कि सेंट्रली दिक्कत थी, आपने ऊपर से सिग्नल भेजा और अब इम्प्रूव हो गया, तो फिर मतलब हमारे दिक्कत ऊपर की तरफ से थी। अगर हमारा कोसिनट्रोपिन देने के बाद भी लो आ रहा है, तो एड्रीनल ही नहीं काम कर रहे जहाँ से उसको प्रोड्यूस होना था, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, हम वापस से 8 AM ACTH को चेक करेंगे, ठीक है। 8 AM में हमारा अगर हाई मिला या लो मिला हम ये देखेंगे, ठीक है। अगर हाई मिलता है तो मतलब कि हाइपर पिगमेंटेशन भी हिस्ट्री में मेंशन होगा, एंड ये प्राइमरी होता है, जबकि लो होता है हमारा इन केस ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम को पढ़ते हैं, कुशिंग सिंड्रोम इसका जस्ट अपोजिट हो गया। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा कोर्टिसोल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है हमारा कुशिंग सिंड्रोम का, आइट्रोजेनिक, हमें एक तो ये याद रखना है। अब इसमें हमारा ये चीज़ें हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ है, तो हमें प्रूव करना है अपने आप को कि नहीं तुम्हारा हार्मोन नहीं बढ़ा हुआ, तुम्हारा हार्मोन बढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिडनाइट कोर्टिसोल लेवल कर लेंगे, एंड मिडनाइट कोर्टिसोल हमारा नॉर्मली क्या होता है सबसे लो होता है,
तो ठीक है, हम देखेंगे वो हाई है कि नहीं है। हम फिर उसके बाद करेंगे, अगर हमें उसके अभी भी हाई मिला तो हम डेक्सामेथासोन का सप्रेशन टेस्ट करेंगे। डेक्सामेथासोन के सप्रेशन के टेस्ट के बाद वो कम हो जाना चाहिए, बट वो अभी भी हाई है, तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है। अब हम वापस से क्या करेंगे, हम सुपीरियर जो हमारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना उसको चेक करेंगे, जैसे कि ACTH को हमने चेक किया, अगर हमें वो ACTH कम मिल रहा है, ठीक है, मतलब ACTH की गलती नहीं है, तो ACTH की गलती नहीं है तो एड्रीनली कॉज है, जैसे कि हमारे एड्रीनल इनसफिशिएंसी में हमने सोचा था, ठीक है। अगर वो हाई मिल रहा है तो मतलब हो सकता है पिट्यूटरी या फिर थायराइड जो है वो कुछ रिलीज़ कर रहे हो जिसके कारण से ये सब बढ़ रहा है। अब हाई डेक्सामेथासोन टेस्ट किया हमने, उसके बाद क्या हुआ कि अगर हमारा जो कोर्टिसोल जो है वो रिड्यूस हुआ बाय 50%, ठीक है, पिट्यूटरी के, तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी कॉज। अगर स्टिल कोई सप्रेशन हुआ, मतलब कि भाई कोई कहीं हार्मोन मतलब हमारी बॉडी के अंदर से आ नहीं रहा, कहीं बाहर से ले रहे हो, ठीक है, तो एक्टोपिक रीज़न हो जाएगा। हम वापस से रिपीट करते हैं इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर हमारे हार्मोन्स जो हैं वो कम मिल रहे थे, तो हमने कहा नहीं तुम्हारे हार्मोन कम नहीं है, हम प्रूव करेंगे तुम्हारे हार्मोन हाई हैं। तो कोर्टिसोल सबसे मैक्सिमम हाई होता है मॉर्निंग में, तो हमने मॉर्निंग में टेस्ट किया, हमें फिर भी कम मिला, तो हमने मान लिया कि भाई तुम्हारा हार्मोन तो कम है, कुछ तो है प्रॉब्लम, या तो ऊपर की तरफ से दिक्कत आ सकती है। ACTH को हमने चेक किया बाय कोसिनट्रोपिन। तो अब उसके बाद भी अगर आपको जो वो आपका कोर्टिसोल है वो कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एड्रीनल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, ठीक है। फिर हम ACTH को चेक करेंगे, हाई मिलता है तो वो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया लो। अब कुशिंग के अंदर हमें प्रूव करना था उल्टा, मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइड्रोजेनिक। अब कुशिंग के अंदर हमें प्रूव करना है कि नहीं भाई हमारे कोर्टिसोल जो है वो हाई है, वो बोल रहा है, तो हमने कहा नहीं तुम्हारे लो है, हम सबसे लो टाइम पे चेक करेंगे। लो टाइम होता है मिडनाइट पे हमने चेक किया तो हमें पता चला कि वो सच्ची में हाई है, तो हमने क्या किया, हमने सप्रेशन टेस्ट दिया उसको, सप्रेशन टेस्ट के बाद भी हाई है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है मान लिया दिक्कत है, अब हम हाई लेवल को चेक करेंगे। हाई लेवल में हमने किसको चेक किया, ACTH को। ACTH में क्या हुआ, ACTH कम है, ACTH कम है तो मतलब एड्रीनल कॉज है कि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, मतलब वो प्रोड्यूस कुछ कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। अगर ACTH हाई है तो हो सकता है ना, मतलब दिमाग ना प्रोड्यूस कर, पिट्यूटरी कर रहा हो या फिर थायराइड कर रहा हो, दो चीज़ें कर सकती है। तो अब हमने हाई डेक्सामेथासोन टेस्ट दे दिया। हाई डेक्सामेथासोन पे अब क्या करता है, वो हमारे सेंट्रल सिस्टम को सप्रेस करता है, तो हमारा पिट्यूटरी कॉज हो गया, ठीक है। और स्टिल नो सप्रेशन तो मतलब एक्टोपिक हो गया, ठीक है, ईजी बना दिया इसको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमारा क्या है, कौन कौन सी चीज़ हमारी प्रेगनेंसी के अंदर कम होती है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी कम होती है, और तो हमारा इजी हो जाएगा। एक होता है हीमो कंसनट्रेशन, देखो RBC भी बढ़ता है, PCV भी बढ़ता है, लेकिन वो डिस्प्रपोर्शनलिटली बढ़ता है, जिसके कारण हीमो डाइल्यूशन हो जाता है, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, तो इसलिए हीमो कंसनट्रेशन कम होगी, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ नहीं है। प्लेटलेट कम होता है, देखो हमारा जो हाइपर कोएगेबल होता है, तो हाइपर कोएगेबल में हम क्या सोचते हैं, अगर किसी की कोएगेबिलिटी बढ़ गई है कि प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, प्लेटलेट्स बढ़ गए, नहीं, प्लेटलेट ने बोला मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, देखो मैं तो कम हो गया, ठीक है, तो प्लेटलेट कम मिलेगा। फैक्टर 11 और 13 कम मिलेगा, ठीक है। एंड अब रही बात बन, यूरिया वगैरह, क्रिएटिनिन की एंड यूरिक एसिड, ये सारी की सारी चीज़ें टॉक्सिन्स होते हैं। अब बच्चे को टॉक्सिन्स ना मिले इसलिए क्या करती है बॉडी, वो बन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड अपने आप में ही कम कर देती है। आयरन एंड फेरिक एसिड, फेरिटिन तो सबको पता ही है। अब बात आती है एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन, तो मैंने कैसे लर्न किया है, देखो ग्लोबुलर मास जैसा उसका पेट बढ़ जाता है ना प्रेगनेंसी में, तो ग्लोबुलिन बढ़ता है जबकि एल्ब्यूमिन कम होता है। वापस बोलते हैं, हीमो कंसंट्रेशन कम हो रही है, टॉक्सिन्स कम हो रहे हैं, मतलब यूरिया, यूरिक एसिड, बन, क्रिएटिनिन, एंड प्लेटलेट कम हो रहा है क्योंकि उसको बदनाम नहीं होना था। फैक्टर 11-13 याद रखना है कि कम हो रहा है, बाकी सब बढ़ेगा क्योंकि हाइपर कोएगेबल स्टेट है, ठीक है। आयरन, फेरिटिन कम होता है, ग्लोबुलिन बढ़ता है तो एल्ब्यूमिन को कम होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विजुअल एरिया की। देखो विजुअल एंड ऑडिटरी एरिया में ना बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्यों कन्फ्यूजन होती है वो भी बताएंगे। देखो विजुअल 18 ईयर्स में हमारी आंखें साफ हो जाती है, ऑडिटरी इज रिलेटेड टू 41, ये याद रखना है। सुपीरियर कॉलिकुलस का मतलब होता है यू कैन सी, और आंखें हमारी ऊपर होती है एज कम्पेयर टू ईयर्स, तो इसलिए सुपीरियर कॉलिकुलस हो गया। इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है ऑडिटरी के लिए। और अब उसके बाद जेनिकुलेट बॉडी की बात करते हैं। ल से लाइट, M4 म्यूजिक, तो लाइट वाला हो जाएगा हमारा विजुअल के लिए एंड म्यूजिक वाला हो जाएगा ऑडिटरी के लिए, ठीक है। अब हमें क्या लर्न करना है ऑडिटरी के अंदर कि लेटरल सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पहली बात तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कॉलिकुलस इज समथिंग एल्स एंड ओलिवरी न्यूक्लियस इज समथिंग एल्स। तो हम लर्न करते हैं ई कोलीमा जो ओ होता है ना, तो उसमें लेटरल सुपीरियर
ओलिवरी कॉलिकुलस न्यूक्लियस होता है हमारा, तो वो क्या करता है, हमारा ओलिवरी वाला जो है डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, ये लर्न करना था। डायरेक्शन ऑफ साउंड इज टोल्ड बाय सुपीरियर ओलिवरी, ठीक है। इन्फीरियर ओलिवरी मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता हमारा रिलेटेड टू सेंसेस, वो मोटर वोटर हो जाएगा, तो बस सुपीरियर ओलिवरी याद रखो। देखो इसको हमने सुपीरियर बोला नहीं ना, इसको बुरा लग गया, इसने एक नया सुपीरियर लेकर आया, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फुल थिकनेस, ये सब हमने कर लिया था, बट एक बात बतानी रह गई थी कि फुल थिकनेस होता है वुल्फ मतलब वुल्फियन डक्ट याद है, जो लड़कों की बनाता है, तो वैसे ही फुल थिकनेस ना वो भी मतलब मोटी चमड़ी किसकी होती है, वुल्फ की, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो थैलरीज हमारा स्प्लिट हो जाएगा। अब एब्रप्शियो को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल हेमोरेज, ये मुझे काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा था इसलिए लिखा। देखो एब्रप्शियो को बोलेंगे एप्रोप्शियो प्लेसेंटा, एक्सीडेंटल हेमोरेज बोलेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकती है कि पोस्टपार्टम हेमोरेज भी तो एक्सीडेंटल हो सकता है, इसलिए एब्रप्शियो ए से ए याद रखो, ठीक है। वल्वल हेमेटोमा जो होता है वो प्रूडेंटल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वल्वा है वहाँ पर होती है इन्वॉल्वमेंट। अब ये सारी हेडिंग क्यों लिखी है, हीलिंग इंटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। हीलिंग कैसे होती है हमारी, प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। सेकेंडरी होती है कैलस के कारण, प्राइमरी होती है कंप्रेशन प्लेट के कारण। इंटेंशन क्या होता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, फिर थर्ड को बोलते हैं डिलेड प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर सूचर करोगे, थर्ड वाले के अंदर हम थोड़ा सा उसको लेट डाउन करने देंगे, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के बाद सूचर कर देंगे। सेकेंडरी वाले के अंदर हम सूचरिंग नहीं करेंगे। सेकेंडरी का एग्जांपल होता है अल्सर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो ये जो ग्राफ्ट लिखे हैं ना, इसी से रिलेटेड होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारा जो फुल थिकनेस होगा ना उसमें प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जबकि हम वापस से उस स्प्लिट थिकनेस को रख देंगे तो उसमें हमारा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर होता है, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर्स की। देखो रेस्पिरेटरी फेलियर्स में हमारे होते हैं टाइप 1 2 3 4, फोर्थ वाला तो शॉक हो गया, थर्ड वाला होता है पोस्ट ऑपरेटिव एटेलेक्टेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले हमारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आता है। और आज ही मैंने एक नया पढ़ा, देखो पोस्ट ऑपरेटिव एक कॉम्प्लिकेशन होती है हमारी पैरालाइटिक इलियस। अगर तुम कुछ बाउल का ऑपरेशन वगैरह कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है, ठीक है, तो पैरालाइटिक इलियस हो जाता है, बस ये याद रखो, ठीक है। बाद में इसको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। प्राइमरी वाले के अंदर हाइपोक्सीमिया, जो कि हमारा बेसिक नीड होता है, कि हम बोलते हैं हमें सांस नहीं आ रही, क्यों, ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके एग्जांपल लर्न करते हैं। ऑक्सीजन की कमी हाई एल्टीट्यूड पे हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, तुमने ऑक्सीजन तो ले ली लेकिन वो डिफ्यूज़ होकर नहीं जा रहा, तो डिफ्यूज़ कब कब नहीं होगा, पल्मोनरी एडीमा हो रखा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है वेसल के अंदर, ठीक है, निमोनिया हो रखा है, ARDS है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, तो मतलब आपकी या तो तुम्हारी वेसल नहीं अवेलेबल या फिर तुम्हारी एल्वियोली नहीं अवेलेबल, ठीक है। फिर आता है हाइपरकेपनिया। हाइपरकेपनिया के रीज़न है हमारे COPD, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह। तो इसके अंदर हमारे जो RS सिस्टम होता है वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर डिफ्यूजन से रिलेटेड अगर आपको इमेजिन हो रहा ना, तो वो टाइप 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ही रह गया, हाँ, तो बायलेम्युलर। देखो बायमेल्युलर का नाम होता है पाइलोन, 3 का नाम होता है कॉटन, ठीक है। जबकि देखो कॉटन के अंदर 3 जगह से हो रहा है, जबकि कॉटन तो कितनी सॉफ्ट होती है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सा है नाम, ठीक है। उसके बाद टेलस का फ्रैक्चर जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन होती है हॉकिंग क्लासिफिकेशन। पोपोई होता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टूटना, ठीक है। ट्रिगर फिंगर होती है हमारी वो A1 पुली, MCP जॉइंट टूट जाता है, ठीक है, MCP का A1 पुली खराब होता है। यूनिकैमरल या फिर सिंपल बोन सिस्ट में फॉलन ट्रैप लीफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ABD-PB। ABD-PB का मतलब क्या है, एबडक्टर पॉलिसिस। देखो हमारे जितने भी मीडियन नर्व के टेस्ट है ना, हम एबडक्टर पॉलिसिस पे ही कर रहे हैं, चाहे वो पेन टेस्ट हो चाहे वो कुछ मर्जी हो, और पेन ये सारा ना AIN सप्लाई करता है, जिसमें हमारा वीकोकेम बनता है अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ गई। लेकिन जो फ्रोमेंट है ना, वो ये गलत लिखा है, फ्रोमेंट अल्ना नर्व को चेक करेगा, ठीक है, फ्रोमेंट करेगा हमारा अल्ना नर्व को चेक। और रेस्पिरेटरी फेलियर हमने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी एक रेनुला के बारे में कल बता रही थी मैं, रेनुला में क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ सिस्ट का हो जाती है, तो हम FNEC करेंगे। इस वैसे ना हम कोई भी सिस्ट होते हैं ना तो मार्सुपिलाइजेशन नहीं करते डायरेक्टली, हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं, चाहे वो हमारी सेबेशियस सिस्ट हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे बार्थोलिन हो। बट रेनुला के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हमें बार मिला है कि हमें बार बार करनी पड़ती है, रिकरेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रावेजेशन बनता ही रहता है, इसलिए हम डायरेक्टली मार्सुपिलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारे सबमेंडिबुलर जाएगा, तो हमने ये सब तो पढ़ लिया कि लिंगुअल अगर डक्ट जाती है तो लिंगुअल नर्व जाएगी। एंड प्लंजिंग रेनुला जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा म्यूकस रिटेंशन सिस्ट होता है, ठीक है, वो हमारे नेक के एरिया में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक की स्वेलिंग को एस्पिरेट कर देंगे एंड ग्लैंड्स को हटा देंगे, ठीक है। नेक की स्वेलिंग को एस्पिरेट करना, ये हमें याद रखना है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।